Good morning, students. Welcome to Competition Guru, #1 कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स इन चंडीगढ़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी टीजीटी मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, स्पेशली फॉर हिंदी सेक्शन एंड पेडागोजी सेक्शन। इसके साथ ही अगर आप बाकी जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, मैथ्स का हो गया, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो। साथ में आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं, जैसे 2019 में हुआ था या फिर दिसंबर में हुआ था, उनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप लिंक पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो। इस वाली वीडियो में हम स्पेशली बट डिस्कस करने वाले हैं हिंदी एंड पेडागोजी सेक्शन से। हिंदी के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेडागोजी के टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 6 से 10 नंबर तक हिंदी के क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहले हम हिंदी सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम पेडागोजी सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया गया था, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब अशुद्ध वर्तनी जो गलत ढंग से लिखा गया है, सही ढंग से नहीं लिखा गया है, वो वाला शब्द आपको चूज करना था। पहला शब्द दे रखा है सहानुभूति, दूसरा है पारस्परिक, तात्कालिक और विश्लेषण। तो इसमें जो विश्लेषण है, पारस्परिक है, तात्कालिक है, उनकी वर्तनी सही है, पर ये जो सहानुभूति है इसमें क्या होना था, न में छोटे ऊ की मात्रा होनी थी। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या आ जाएगा, सहानुभूति। आई होप आपने ये सब कुछ, ये जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है सही किए होंगे, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है, निम्न संधियों में से कौन सा गलत उदाहरण है। संधि दे रखी है, एसएससी के एग्जाम में संधि से एक क्वेश्चन जरूरी पूछा गया है। जितने भी पास में भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आपने, तो उसमें भी क्वेश्चन रहे ही हैं संधि से। तो पहले इसमें दे रखा है निष्प्राण की संधि, नि जमा प्राण, दूसरा है निष्फल, निर्धन और निराशा। तो आप देखते हैं कि निष्प्राण में नि जमा प्राण सही है, नि जमा फल भी सही है, नि जमा धन भी सही है। सारे ही किसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। निराशा भी विसर्ग संधि में आता है, बट नि जमा राशा की जगह निह जमा आशा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो गलत उदाहरण है वो कौन सा है, निह जमा राशा नहीं होगा, इसकी जगह होना चाहिए था निह जमा आशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लाल कमल शब्द में समास है। समास दे रखा है, कौन सा समास है। तो कौन सा समास है उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए किसी भी समास का विग्रह कैसे करना है। तो लाल कमल शब्द का समास विग्रह कैसे बनेगा, लाल है जो कमल। मतलब यहां पे विशेषण और विशेष्य का यूज हुआ है। लाल क्या आ गया, विशेषण आ गया, और कमल क्या है, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोल दिया जाता है विशेष्य। और जहां पे विशेषण या विशेष्य या उपमेय उपमान का प्रयोग होता है वो कौन सा समास आता है, कर्मधारय समास आता है। ठीक है, द्विगु में हम संख्या देखते हैं, तत्पुरुष को कारक से जुड़ा हुआ समास कहा जाता है, मतलब कारक चिन्ह होंगे उसमें। और अव्ययी भाव में एक पद अव्यय होता है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जो परिवर्तन नहीं होते लिंग वचन कारक के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कर्मधारय समास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, जो विलोम होगा उल्टा आपने बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है, विकर्षण। ठीक है, तो रिपेल करते हो, रिपल्शन है जहां पे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हिंदी पोर्शन से, जो रत्नों का भंडार है के लिए एक शब्द बताएं। रत्नों का भंडार किसे कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। सागर में बहुत सारे मोती होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रत्नों का भंडार। और सागर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, रत्नाकर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये हिंदी के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सीडीपी या पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी कॉम्पिटिशन गुरु के स्टूडेंट्स थे उनका अच्छा हुआ होगा पेपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें।
फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग या लर्निंग हम पढ़ते हैं, 3 लेवल्स आते हैं, कौन कौन से, पहला मेमोरी लेवल आ जाता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, 3 लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बच्चा सबसे पहले मेमोरी लेवल को अचीव करता है, मतलब चीजों को मेमोराइज करता है, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, देन वो रिफ्लेक्ट करता है, उनका प्रयोग करता है ना। तो क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। जब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब सिंपली जब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, अलग कर पाए, तो डिस्क्रिमिनेट वो कब कर पाएगा, जब उसे चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मेमोराइजेशन में तो सिर्फ मेमोरी चेक की जाती है। मेमोरी में क्वेश्चन बन सकता था कि जब बच्चा क्या करता है कि डिफाइन करो 3 लॉज ऑफ न्यूटन, तो डेफिनेशन वाला जो डेफिनेशन बतानी है वो तो मेमोरी में अगर उसकी होगी वो बता देगा कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होता है ना, या न्यूटन के लॉ किसने दिए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो या मोशन के जो लॉज हैं वो किसने दिए हैं, तो न्यूटन ने दिए हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते मेमोरी लेवल में। ठीक है, जहां पे जस्ट उसकी मेमोराइजेशन पावर को चेक करना होता है। बट ऐसे डिस्क्रिमिनेट करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने उस तरीके से, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना होता है इनका। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी से भी समटाइम पूछ लेता है, बट ब्लूम में क्योंकि 6 लेवल हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग आंसर बन जाता है, और इसमें सिर्फ 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया उन 6 लेवल्स को, तो थोड़ा सा आपको एक ही लेवल में ज्यादा से ज्यादा चीजें रखनी पड़ती है, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप और कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। हम डिफरेंट टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ते हैं। टीचिंग एड्स को कैसे बोला जाता है, जो टीचर की हेल्प करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उन्हीं को टीचिंग एड बोला जाता है ना। शिक्षण सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गया, मॉडल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, है ना, पीपीटीज का यूज आजकल करते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करते हैं, ये सारे ही टीचिंग एड्स या टीचिंग मटेरियल बोला जाता है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये कैसा टीचिंग एड है। अब ब्लैक बोर्ड को आप क्या कर पाते हो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड ऐसे क्या कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, है ना। और देखने वालों को हम किस में रखते हैं, विजुअल एड्स में, दृश्यात्मक सामग्री में रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल एड, दृश्यात्मक सामग्री। क्लियर है ये चीज। ठीक है, इसकी जगह मान लो रेडियो दे देता तो रेडियो किस में जाता, ऑडियो में। या इसकी जगह अगर वीडियो दे देता तो वीडियो कैसा है, देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, तो ऑडियो विजुअल में चला जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज, जो शिक्षा शास्त्र है उसमें कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, या इंटरेक्ट करने के लिए लर्नर के साथ, या ऑल ऑफ द दिस। तो अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर खुद से तो फीडबैक नहीं देगा या मोटिवेट नहीं करेगा, बट टीचर की सहायता से, मतलब या टीचर क्या करता है, कंप्यूटर की हेल्प लेता है। जैसे कि सम टाइम बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट दे दिए, फिर उसमें फीडबैक भी मिल जाती है, इंटरेक्शन भी होता है, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दिस। तो आपने ऐसा यहाँ पे इस तरीके से नहीं सोच सकते हम कि कंप्यूटर खुद से करा है, टीचर ही करेगा उसमें हेल्प, बट ये सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल आप सेल्फ स्टडी करते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, या खुद से सेल्फ टेस्ट लेते हो, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट आते हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, उन सब वो कंप्यूटर का ही पार्ट रहेंगे सारे। तो आ जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, ए टीचिंग अप्रोच which attempts to help students to question and challenge domination and the beliefs or practices that dominate us। ये किस अप्रोच में किया जाता है, जब बच्चा क्या करता है, अलग अलग चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है, चाहे वो डिफरेंट बिलीव्स हो, वैल्यूज हो। इंडक्टिव अप्रोच में होता है, ह्यूरिस्टिक में होगा, क्रिटिकल पेडागोजी में होगा, या डिडक्टिव। तो इंडक्टिव तो सिंपली क्या है, इंडक्टिव में एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जाते हैं, डिडक्टिव में सीधा रूल बता दिया जाता है, ह्यूरिस्टिक में हम क्या करते हैं, खोज विधि है, मतलब बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं। बट बच्चा जब खुद से क्या करता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, जो अलग अलग बिलीव्स है उनके बारे में, तो वो किसका एग्जाम्पल आता है, वो सारी चीजें आएंगी क्रिटिकल पेडागोजी में। ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी में क्या किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, हर एक चीजों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं कि ये कैसे क्यों हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा क्रिटिकल पेडागोजी।
नेक्स्ट है लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम, कहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है। तो लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा था कि लर्निंग कहाँ से शुरू हो जाती है, बाय बर्थ ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है और टिल डेथ हम सीखते ही जाते हैं। लर्निंग भी डेवलपमेंट का पार्ट ही आता है, जैसे डेवलपमेंट वुम टू टूम होती है, लर्निंग भी वुम टू टूम होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा क्रैडल टू क्रेव। ठीक है, ये इसकी जगह हो सकता था वुम टू टूम, गर्भ से कब्र तक। जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है और टिल डेथ हम कुछ ना कुछ हर रोज सीखते ही जाते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन की बात हो या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, अच्छी शिक्षण को आप किस तरीके से जज कर सकते हो कि अच्छे तरीके से बच्चे का शिक्षण हुआ है। सिलेबस कवर किया इस बेसिस पे या स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेसिस पे, यूज ऑफ टीचिंग एड्स या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अच्छे तरीके से बच्चे का शिक्षण हुआ, अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाया गया, इस चीज को हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कितना आता है, उसकी जो लर्निंग आउटकम है उससे ही हम ये चीज चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, मतलब गलत जो स्टेटमेंट होगी वो चूज करनी है आपने। तो ग्रोथ के बारे में दे रखा है, ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही है, बायोलॉजिकल होती है, हम डिफाइन करते हैं इसे। क्वांटिटेटिव होती है डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक क्वालिटेटिव भी होती है ना, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये तो सही नहीं है, चलो एक साइड रखते हैं। एजुकेशन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिल्कुल सही, अगर गोल नहीं होगा हमारे सामने तो हमें पता नहीं है हमें कहाँ तक पहुंचना है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस, बिल्कुल, जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो लर्निंग को इसी तरह डिफाइन करते हैं कि जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं वो हमारे में आते हैं, चाहे वो अनुभवों की वजह से हो या बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं अलग अलग चीजें वो होते हैं उसकी वजह से हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, डेवलपमेंट के बारे में अधूरी बात कही गई है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है। अगर ग्रोथ होता इसकी जगह तो सही होता, ग्रोथ जस्ट क्वांटिटेटिव होती है, वो क्वालिटी की बात नहीं करती है। बट क्योंकि डेवलपमेंट में बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल, मोरल, इमोशनल, तो ये दोनों ही तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन। स्कॉलस्टिक डोमेन में क्या किया जाता है, जो शैक्षणिक स्तर है उसमें क्या किया जाता है, बच्चे को कितना नॉलेज है, किस तरीके से वो चीजों को अप्लाई कर पाता है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं ना। और को स्कॉलस्टिक में उसके जो इंटरेस्ट हैं, हैबिट्स हैं, उनको चेक किया जाता है। तो हम स्कॉलस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। यहाँ पे रचनात्मक असेसमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सा टूल नहीं है, नॉट पूछा है। कन्वर्सेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ओरल क्वेश्चन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में, रचनात्मक आकलन में क्या किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, बच्चे की वैल्यूएशन की जाती है, असेसमेंट की जाती है बीच बीच में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सही ढंग से चलती रहे। तो बीच बीच में बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन किया जाता है। और वो बीच बीच में करने के तरीके कन्वर्सेशन से भी हो सकता है, प्रोजेक्ट देके भी हो सकता है, ओरल क्वेश्चन पूछ के भी हो सकता है, बट एमसीक्यू इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब टीचर बनाता है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर कुछ पोर्शन उठाता है, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स या चैप्टर या यूनिट वाइज। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए या पूरा टॉपिक खत्म हो चुका हो, तभी उसके बेसिस पे आप मल्टीपल चॉइस करने को बच्चे को दे सकते हो। और वो तरीका किस असेसमेंट करने का है, समेटिव असेसमेंट करने का सही तरीका। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। लर्निंग डेफिशिएंसी या बच्चा जो लर्निंग में अलग अलग डिफिकल्टीज फेस करता है, उसका आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करते हैं। ये भी असेसमेंट और इवैल्यूएशन से ही क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए गए हैं, प्लेसमेंट, समेटिव, कंटिन्यूअस या डायग्नोस्टिक। तो हमने पढ़ रखा है कि जो डायग्नोस्टिक है, उपचारात्मक शिक्षण या मूल्यांकन है, वहां पे क्या किया जाता है, पहले बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है, चाहे वो वीकनेस हो, उसकी स्ट्रेंथ हो, उन्हें चेक आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। तो जितने भी बच्चे हैं जो केवीएस का एग्जाम देने वाले हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन,
रेमेडियल टीचिंग, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। असेसमेंट फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से आपने पढ़ के जाना है। इसके अलावा सीसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज ऑफ ए पीपल इज 7 ईयर, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बच्चे के बारे में बताया गया है कि कोई बच्चा है, उसकी मेंटल एज भी साथ है और क्रोनोलॉजिकल एज भी साथ। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो उसकी वास्तविक आयु है, जितने साल का वो होगा, 7 साल का है। और मेंटल एज जो भी उसका मानसिक स्तर है, किसी का हाई हो सकता है, किसी का लो हो सकता है, तो उसका बराबर ही है बाकी बच्चों की तरह, ठीक है। तो जब ऐसा केस आ जाए कि क्रोनोलॉजिकल एज भी सेम हो और मानसिक आयु भी सेम हो, तो वो किस कैटेगरी में लाई करता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस में। अगर नहीं पता लगता तो आप आईक्यू फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आईक्यू फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज भी 7, क्रोनोलॉजिकल एज भी 7 अपॉन 100, और 100 कहाँ पे लाई करता है, 90 से 110 के बीच में लाई करेगा 100, और 90 से 110 के बीच में जो आईक्यू होता है वो किसका होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असेसमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज करेक्ट। जो सही है वो बताना है आप। ऑप्शन दे रखा है, NEP 2020 encourages the use of summative assessment। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, जो सिर्फ लास्ट में की जाती है, जिसमें मार्क्स के बेसिस पे ही होती है, मतलब इसमें बच्चे को फीडबैक नहीं प्रोवाइड की जाती या डिलेड फीडबैक होती है। उसके बाद आता है NEP 2020 proposes testing the students objectively through standard test। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी अगेन मार्क्स के बेसिस पे, सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है NEP 2020 प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या आ जाएगा, व्यापक आकलन ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो एंड रोल प्ले। कोई भी डिफरेंट, जो हमने टूल्स पढ़े थे सीसी के अंदर या इवैल्यूएशन में, हमने अलग अलग टूल्स पढ़े थे। सीसी क्या बात करता है कि बच्चे की जो इवैल्यूएशन है वो पूरा साल होती रहनी चाहिए, बीच बीच में भी और लास्ट में भी, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का हम यूज करते हैं। और बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। तो इन सब का यूज करना है, और पूरा साल जब बच्चे का असेसमेंट या इवैल्यूएशन करते हैं तो डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिनमें से पोर्टफोलियो भी एक टूल है, रोल प्ले टूल आ जाता है, इंटरव्यू टूल आ जाता है, चेकलिस्ट टूल आ जाता है, डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। और सिर्फ बच्चे को नॉलेज कितना है इसी के बेसिस पे असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, साथ में बाकी एक्टिविटीज में बच्चा कैसा है, ओवरऑल बच्चे की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसमें कैसा है, जैसे कि वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, कल्चर एक्टिविटीज में, क्योंकि हर एक बच्चा एकेडमिक्स में ही अच्छा नहीं होता है। तो हर एक तरीके से बच्चे की असेसमेंट या इवैल्यूएशन की जाती है। ये बात 2020 से पहले भी, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, तभी सीसी की बात कर दी गई थी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से, जिसे हम जानते हैं। और उससे पहले हांगकांग में इसे स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो इन सबके बारे में जो बात करते हैं वो कहाँ पे आती है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में बात की जाती है। चलो लास्ट ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। NEP 2020 encourages teachers to prepare report cards specifying comparison of student with others। तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में तो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे है, नंबर्स को बच्चा नकल मार के भी ले सकते हैं, उसे एक्चुअल बच्चे को कितना नॉलेज है उसके बारे में नॉलेज हमें नहीं हो पाता। तो सही तरीका जो ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी थर्ड। इसमें पॉजिटिव ही जितने भी वर्ड्स का यूज किया गया है, और ऑब्वियसली सीसी के थ्रू ही आज की डेट में हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। यही सेम बात 2020 में भी बोली गई है कि बच्चे का आकलन आपने कैसे करना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें दोनों डोमेन्स का ध्यान रखना है, चाहे वो शैक्षणिक है, स्कॉलिस्टिक है एंड को स्कॉलिस्टिक या शैक्षणिक डोमेन, दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद KVS का एग्जाम भी आने वाला है, बहुत सारे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। स्पेशली जैसे ये एजुकेशन पॉलिसी हो गया, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हो गया, देखा जाए तो ये भी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से ही क्वेश्चन था, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एज ए टीचर आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए
कि बच्चे में क्या कमियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से हम जो एम या ऑब्जेक्टिव रखा गया टीचिंग का या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उसे अचीव करना है, टीचर को खुद में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, हर एक चीज का ध्यान रखना होता है आपने, ठीक है। तो टीचिंग और लर्निंग वाले जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आपको लगता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से क्लैरिफाई करके पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।